अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट की पोजीशन आज वीक का लास्ट डे है। 240 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन के साथ मार्केट में ट्रेडिंग दिखाई दी और इसके साथ साथ ये जो एक हेल्दी करेक्शन या हम कहेंगे कि रोल ओवर वीक की एक्सपेक्टेशन में और आगे उसकी जो एक ऑप्टिमिज्म में भी नेगेटिविटी आई है और एक हेल्दी करेक्शन को इसलिए विटनेस किया गया है क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर भी थी। 40,000 के लेवल को टच करने के बाद मार्केट के सेंटिमेंट दोबारा रिवर्ट ना हो या प्रॉपरली मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी और कंसोलिडेशन का प्रोसेस हो, इसके इम्पैक्ट में मार्केट की जो ये सिचुएशन नजर आ रही है तो ये एक हेल्दी साइन है और ये डिप इंडिकेट कर रही है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आएं और पार्टिसिपेट करें मार्केट के अंदर, जो न्यू इन्वेस्टर्स खासकर आना चाहते हैं मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सऊदी पाकिस्तान रिलेशनशिप अब कुछ बेटरमेंट की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप का भी इम्पैक्ट अच्छा है। ओवरऑल ऑल इन ऑल जैसे इकोनॉमी के मेजर्स दिए गए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए, इसी तरीके से जो ओवरऑल मेजर्स हम कहेंगे रिलेशनशिप के हवाले से दिए गए वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इंडिकेट करें। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। आज की मार्केट की पोजीशन देखते चलते हैं क्या रही। मार्केट अपडेट में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 39,868.55 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट के 39,868.55, लोअर वॉज 39,240.07 एंड फाइनली क्लोजर 39,621.59। कंप्लीटली फ्लक्चुएटेड चार्ट आप देख रहे हैं आज का। 246.96 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 399.95 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी थर्सडे के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 5.34 का। वैल्यू रही 13.72 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। हम देख रहे हैं ओवरऑल WTL को लीड कर रहे हैं 0.06 के माइनर डिक्लाइन के साथ। 1.21 पे क्लोजर। 23.98 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। ANL सेकंड स्कॉट पे 0.32 का इजाफा। 17.24 पे क्लोजर। 21.78 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली TPL 0.34 का डिक्लाइन। 7.15 पे क्लोजर। 19.45 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट परफॉर्मेंस। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट आज हमने डेली हाईलाइट्स में देखे। इट मीन्स के मार्केट के अंदर जो स्क्रिप्ट्स एक नहीं भी चल रहे थे या उनमें काम नहीं भी हो रहा था, अब उनमें भी काम होना शुरू हो गया है। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेगमेंट। टॉपिक ऑफ द डे में आज बड़ा हमने एक स्पेशल टॉपिक इसलिए सजेस्ट किया है हम लोगों ने कि ये जरूरी है और नीड ऑफ द आवर भी है। गोल्ड प्राइसेस के हवाले से यानी कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट पे, लोकल मार्केट पे आ रहा है। क्यों आ रहा है ये हम आपको इस रिपोर्ट के बाद बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि गोल्ड प्राइस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। बरसगीर पाको हिंद में सोने के जेवरात के इस्तेमाल और उनकी चढ़ावे की रीत और तारीख सदियों पुरानी है। लोग अपनी मोहब्बत, उनसियत, लगाव या फिर तोहफतन सोने से बनी अशिया और जेवरात देना और लेना पसंद करते हैं। सोने की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, इससे आम आदमी के लिए इसका हुसूल मुश्किल होता जा रहा है। बैन अक़वामी हालात और कशीदगी भी सोने समेत डॉलर की कीमतों में रद्दोबदल का मौजिब बनी है। डॉलर की कीमत को पढ़ लगे तो सोना भी पीछे नहीं रहता। बैन अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान में भी फी तोला सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची। इसके बावजूद हर खास आम में शादियों के मौके पर सोने जैसे महंगे रिवाज को जैसे तैसे कायम रखा जा रहा है। सोने की तेजी के साथ बढ़ती कीमतों से मुतवस्सित तबका भी सोना खरीदने से गुरेजा है। तेजी से बढ़ती हुई कीमतें और कुव्वत खरीद में कमी ने उन्हें सराफा बाजारों से दूर कर दिया है। और वहीं दूसरी जानिब पिछले कुछ अरसे से मसनूई जेवरात की डिमांड में भी इजाफा देखने में आया है। इसकी जाहिरी वजह सोने की कीमतों में इजाफे के साथ फैशन बदलने का रुझान भी है। आया कि सोना इंतहाई महंगा हो जाने से शादी ब्याह में इसके इस्तेमाल पर असर पड़ेगा या फिर इसका रिवाज मादूम हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपने देखी और खासकर इतना सारा गोल्ड देखकर खवातीन तो कुछ अलग ही सोचती हैं, लेकिन ओवरऑल हम कहेंगे कमोडिटी मार्केट के हवाले से कि गोल्ड की प्राइस का इंक्रीज जो है वो काफी हद तक हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर केओस पैदा कर रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशन को टैकल करना बहुत मुश्किल है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान सोमर साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, MD हैं KSB के। वेलकम टू द शो। Thank you, Natasha, for having me here once again.
थैंक यू. सबसे पहले ये बताइए अरसलान, रिपोर्ट आपने देखी, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट थी. इसके साथ साथ ओवरऑल गोल्ड प्राइस कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं लोकल मार्केट को, और इसके साथ साथ क्या इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है? अगर पूरी दुनिया पे आ रहा है तो ये दुनिया कहाँ जा रही है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी सबसे पहले तो वर्थ एम्फसाइजिंग कि आजकल की गोल्ड प्राइसेस जो है इंटरनेशनली ऊपर जा क्यों रही हैं. जब भी दुनिया में हालात इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ज़्यादा मनी प्रिंटिंग करते हैं, फिस्कल स्टिमुलस देते हैं या वो डेट ज़्यादा लेते हैं, तो लोगों का भरोसा होता है वो नॉमिनल करेंसी के ऊपर जो है कम हो जाता है. Right. और वो जो गोल्ड है, जैसे रियल कमोडिटी कहते हैं, रियल स्टोर ऑफ वेल्थ कहते हैं, लोग अपने जो है बॉन्ड्स बेचते हैं, स्टॉक्स बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं और ये गोल्ड की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा पैसा फिर भी संभला रहेगा, हमारी वेल्थ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे संभली रहेगी. लेकिन ग्लोबली हालात जो है सबसे ज्यादा डिक्टेट कर रहे हैं. हमने देखा है कोरोना वायरस के बाद जीडीपी पूरी दुनिया में कम होती जाती है, 15-20% तक हमने डिक्लाइन देखा है. तो जो ममालिक हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट किए और लोगों के जेब में डाले हैं. तो अब लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो जाता है कि डॉलर की वैल्यू शायद कम ना हो जाए, पाउंड की वैल्यू शायद कम ना हो जाए. इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है वो कहते हैं स्टॉक्स आप बेचते हैं, बॉन्ड्स पे आपको 0% नेगेटिव रिटर्न मिल रहे होते हैं, तो गोल्ड लेते हैं. ये चीज हमने देखी थी 2008 में भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ था जब ग्लोबल क्राइसिस हो गए थे. तो सोने की वैल्यू जो थी डॉलर टर्म्स में डबल हो गई थी. पाकिस्तान में हमने देखा है कि रुपये की भी करेंसी डेप्रिसिएशन हुई और उसका भी एक इम्पैक्ट आया. दूसरा ये कि हमने देखा इंटरनेशनली जो है ये आलमी मंडी में मार्केट सेट होती है और हम से प्राइस टेकर्स होते हैं, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई लोकल उसको मैटर नहीं करती. जहां तक रही बात अफोर्डेबिलिटी की, तो यस सोना जो है आज भी लोग उसको एक एक्सपेंसिव एसेट समझते हैं और कुछ लोग तो यस अपने वेल्थ को हमेशा रखते हैं सोने के अंदर, चाहे वो स्टॉक्स हो या प्रॉपर्टी और हो. अपनी सेविंग्स को भी जो है वो चाहते हैं कि गोल्ड की फॉर्म में ही रखा जाए. जी बिल्कुल, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता टाइम है. जो रिजर्व्स हैं हम वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं. अदर कंट्रीज की, टर्की की बात करें, चाइना की बात करें, और कौन से कंट्रीज हैं जो इसी लाइन में लगे हुए हैं? और इसी क्यों में जा रहे हैं? टर्की, चाइना, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया. व्हाट अबाउट पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में हमारे पास इतने ज्यादा अफोर्डेबिलिटी है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो डॉलर है वो वैसे ही कम है, IMF के प्रोग्राम के अंदर है. जिनके पास एक्सेस डॉलर्स होते हैं वो डॉलर सेल करके फिर गोल्ड ले रहे होते हैं. वो इसलिए ले रहे होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि करेंसी जो होती है ये फियाट करेंसी कहते हैं, पेपर करेंसी. ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, ब्रेटन वुड्स के जमाने में ये करेंसी जो होती थी गोल्ड बैक्ड होती थी. तो अब काफी इस पे इंटरनेशनल लॉबिंग चल रही है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में एक ग्लोबल करेंसी बनाई जाए जो गोल्ड बैक्ड हो. और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए कहना बड़ा जरूरी है आपके थ्रू कि FATF की एक रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें गोल्ड की ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट करनी है. तो इसमें पाकिस्तान में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो थोड़ा प्री बाइंग कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको जब भी गोल्ड लेना होगा आपको अपना प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी होगी. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज विच इज गोइंग टू हैपन. चलें, अब ये इतनी गोल्ड की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और फॉरेस्ट रिजर्व के रेट देखते हैं. कमोडिटी और फॉरेस्ट से क्या अपडेट्स हैं आज के मार्केट के, क्योंकि मार्केट ओपन है और गोल्ड प्राइसेस के हवाले से मैं हमेशा बताती हूँ प्रोग्राम के अंदर कि जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस हैं और अभी की मार्केट है वो ओपन होती है तो ये प्राइस जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,21,754 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,04,495 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,929.11. ऑयल WTI पर बैरल $42.28. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $44.30. करेंसी से सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज, सेलिंग वॉज 201 रुपीज. यूके पाउंड बाइंग रही 221 रुपीज, सेलिंग वॉज 226. एंड US डॉलर बाइंग रही 168.10, सेलिंग वॉज 168.70. सऊदी रियाल बाइंग एट 44.40, सेलिंग वॉज 45 रुपीज. बाइंग रही UAE दिरहम की 46 रुपीज, सेलिंग वॉज 46.50. एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 519 रुपीज, सेलिंग वॉज 521.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. अभी हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस 1,21,000 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं. इट मीन्स कि पाकिस्तानी मार्केट में जो 1,29,000 पे पहुंच गए थे अब वहां से फ्लक्चुएट करके आ रहे हैं. ये काफी रिस्की है. अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं. अरसलान, क्या अभी आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को कि वो क्या अभी गोल्ड ले लें, क्योंकि 1,21,000 पर तोला चल रही है प्राइस. अब आगे जाके कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं या फ्यूचर में या नियर टर्म में कुछ कंसोलिडेशन के, स्टेबिलिटी के?
دیکھیں گولڈ تو جب تک ہمارا بڑھتا رہے گا جب تک انٹرنیشنلی ہمیں ویکسین ڈیولپ نہیں ہوتی، کیونکہ تب تک کنٹریز جو ہیں وہ اسٹیمولس دیتی رہیں گی اور یہ کرنسی کے اوپر ایمبیگوٹی بڑھتی رہے گی اور تب تک گولڈ کی پرائسز میں تھوڑی اپٹک ہمیں نظر آتی رہے گی. لیکن جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ انہوں نے گولڈ میں ویسے پیسے کما لیے ٹھیک ٹھاک قسم کے اور آگے جا کے ان کو ڈائیورسفائی کرنا چاہیے. اگر لوکل انویسٹرز کی ہم بات کریں تو یہاں سے اگر 3 سال کا آؤٹ لک لیں یا 4 سال کا آؤٹ لک ہے تو اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ از مچ بیٹر دین انویسٹنگ ان گولڈ رائٹ ناؤ. اچھا لیٹس ڈسکس اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشن شپ. پاکستان کے ریلیشن شپ سعودی عرب کے ساتھ کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بڑا ایک ہم کہیں گے ایک ناٹس بنتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. آہستہ آہستہ کر کے وہ ناٹس کھل رہی ہیں یا پھر کھل چکی ہیں ساری؟ جی آئی تھنک وی شوڈ سے کہ گریجولی تھنگز آر ناؤ آن ریپیئر اینڈ وی آر امپروونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جب ہم نے دیکھا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی وزٹ ادھر ہوئی تھی اور وہاں سے ملاقات کر کے جب وہ واپس آئے ہیں تو فارن آفس نے بھی ایک تھوڑا نیوٹرل ٹون میں آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی رفٹ نہیں ہے نہ ملٹری ٹائز میں نہ اکنامک ٹائز میں نہ پولیٹیکل ٹائز میں. اور ہماری فارن منسٹر جو ہے وہ بھی چائنا گئے ہوئے ہیں. بیسکلی تھنگز آر ناؤ ریپیئرنگ ان اے سینس کہ وی کین سے ویری سیفلی کہ ہمارے لیے سعودی عرب از ویری امپورٹنٹ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی اینڈ فار سعودی عرب پاکستان از ویری امپورٹنٹ پولیٹیکلی اینڈ ملٹریلی. بس ایک انفارمیشن اور ہمارے ویورز کو دیتے ہیں کہ وی آر گیٹنگ آئل فرام ڈیفرڈ پیمنٹ نا, تو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل لینا ابھی کنٹینیو رہے گا یا پھر کوئی پاز آئے گا بیچ میں؟ جی ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک اس میں پاز آ جائے گا, لیکن انٹرنیشنلی آئل پرائسز کم ہو چکی ہیں اور ہمارے ریزروز بھی بڑھتے جاتا ہے تو ہماری اکانومی کو اتنا بڑا جھٹکا نہیں لگے گا اگر ہم کیش پیمنٹ بھی کرتے ہیں اور ڈیفرڈ پیمنٹ ختم ہو جاتی ہے. دیٹس فائن. لیٹس کم ٹو اسٹاک مارکیٹ. آج کی مارکیٹ میں کچھ زیادہ فلکچویشن دیکھی گئی, کیسے دیکھ رہے ہیں اوور آل؟ اور اب یہ ہفتہ تو ختم ہوا, نیکسٹ ویک سے منڈے سے جب ایک نیا انتھوزیازم اسٹارٹ ہوگا, لیکن رول اوور ویک بھی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو پچھلے 5 مہینے کا جو رن رہا ہے فرام دا باٹم ٹو ٹوڈے اٹ ہیز بین فینومینل. اس کو سپورٹ تھی اسٹیٹ بینک کے سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ریٹ کٹس ہوئے ہیں 6.25% کے, سب سے زیادہ جو ہے سپورٹ اسٹاک مارکیٹ کو یہاں سے آئی ہے کیونکہ لوگ فکس انکم سے پیسے نکال کے ایکویٹیز میں ڈال رہے ہیں, پراپرٹی سے نکال کے ایکویٹیز میں ڈال رہے ہیں اور ایک شفلنگ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو ہمارے سیکٹر سے گروتھ سیکٹر جن پہ لون بہت زیادہ تھا اسٹیٹ بینک نے آپ کو پرنسپل ڈیفر کر دیا کہ آپ کو قسطیں دینی بھی ہیں تو بعد میں دے دیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا مارکیٹ میں بہت ہی شارپ ایک اپریسیشن آئی ہے. یہاں پہ سمجھ لیں ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں 4 مہینے ہوئے آپ ٹک دیکھ کے یہ تھوڑا کنسولیڈیٹ ہیں کہ ہم 27,000 کو بھی ٹچ کر کے آتے ہیں. جی بالکل, تو یہ کنسولیڈیشن فیز ہے. دس از ایکسلنٹ فار دا مارکیٹ. اس میں جن لوگوں نے پیسہ بنایا ہوتا ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں, نئے پلیئرز آتے ہیں اور نئے پلیئرز آتے ہی رہیں گے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انویسٹر کو اگر آج آپ بینک میں پیسے رکھنے کے لیے کہتے ہیں وہ 6% کمائے گا, بولے گا اس سے اچھا ہے کہ مجھے 20% مل جائے اسٹاک کو ہی دلاتے ہیں آپ یا 6-7% کی ڈیویڈنڈ ییلڈ ملا دیں. یہ پلس پوائنٹ ہے نا, جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی تو کم ہے نا, 7% پہ آ گئے, وہ 13.25%. ایبسلیوٹلی چند مہینے پہلے مطلب مارچ تک کی اگر ہم بات کریں تو 13% اگر کسی کو بینک میں مل رہے تھے تو ان کو رسک لینے کا شوق نہیں تھا. ابھی رسک لینا لازمی ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر رضا باقر گورنر اسٹیٹ بینک نے بالکل کیٹیگورکلی کہہ دیا کہ ہم ریٹس وہ رکھیں گے جو انفلیشن سے بھی کم ہو کیونکہ ہمیں اکانومی کو سپورٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں ابھی بھی بہت ویلیو ہے فار 6 months فار 2 years. میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں چائنا کے وہ جی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید وہ نیکسٹ منتھ آ رہے ہیں, لیکن دا اسٹیٹمنٹ دیٹ کیم فرام دا پرائم منسٹر واز کہ سردیوں میں آ رہے ہیں. تو جو انتھوزیازم بنتا آ رہا تھا سپٹمبر تک کا وہ شاید آئی تھنک ڈیلے ہو گیا نومبر دسمبر تک کا. تو اوور آل اس کے لیے اگر وہ آ جاتے تو مارکیٹ میں اس کے زیادہ جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ایکسائٹمنٹ رہتی ہے. پہلا ہوپ فار دا بیسٹ, آگے آنے والے دنوں میں آئیں گے. جی بالکل انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ سیکٹر وائز کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. آج انٹرنیشنل آئل پرائز کا امپیکٹ دیکھا ہم نے مارکیٹ کے اندر, اوور آل کیسا دکھ رہا ہے ای این پی سیکٹر؟ دیکھیں ای این پی سیکٹر اس وقت انڈر ویلیوڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انٹرنیشنل آئل پرائسز کے علاوہ جو آج ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پرائسز نیچے گئی تھی وہ یہ تھی کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے تھوڑی یہ اجازت دے دی ہے کہ سیکنڈری آفرنگ ہوگی او جی ڈی سی ایل شیئرس کی, پی پی ایل شیئرس کی, مطلب گورنمنٹ اپنا اسٹیک جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں بیچے گی. تو آپ اور میں اگر انویسٹر ہیں ہم بولیں گے چلیں آج مارکیٹ سے نہیں خریدتے, جب گورنمنٹ ایک بڑا سیلر آئے گا تو بعد میں خرید لیں گے, اسی لیے لوگ پیسے بیچ کے کچھ اور خریدتے ہیں. اچھا میں ایک چیز ایمفسائز کروں, یہاں پہ آئل سیکٹر انرجی سیکٹر اچھا ہے, بالکل اچھا ہے, لیکن آج جو انویسٹر کو پلان کرنا چاہیے وہ 3 سال کے لیے ہے.
3 साल के लिए जो और लिस्टेड सेक्टर्स है वो ज्यादा अच्छे हैं एनर्जी सेक्टर से आज के हिसाब से। और वो कौन कौन से सेक्टर हैं? वो सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, आपका ऑटो सेक्टर हो गया और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेड्स हो गई। ये जो है 3 साल के लिए ज्यादा सेफ है। अच्छा अरसलान, आप 3 साल की प्लानिंग का बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म में ये 3 साल या 1 साल इज मोर देन इनफ? क्योंकि 3 साल में तो कुछ भी सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है, आगे और भी कोई हालात हो सकते हैं। 3 साल इज सो लॉन्ग टाइम। जी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए जो है 3 साल लोग उसको लॉन्ग टर्म समझते हैं, वैसे तो इसको मीडियम टर्म भी समझा जाता है ग्लोबली। अच्छा। क्योंकि हमारी करेंसी में इतनी फ्लक्चुएशन होती है, हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगता। लेकिन आज फिर भी किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है वो 2 से 2.5 साल तो मिनिमम इन्वेस्ट करें। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। 2015 में हमारे इंटरेस्ट रेट्स कट हुए थे और वो अगले 2 साल तक रैली चली थी और इन्हीं वजह से हुई थी कि ऑयल प्राइसेस कम हो नीचे जा रहे हैं। तो पिछले 4-5 महीनों में ऑयल प्राइसेस भी नीचे आए हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आए हैं। तो अगले 2 साल तक जो रैली है हमारी बिल्डअप होती जाएगी। इसीलिए मैं इन्वेस्टर्स को 3 साल थोड़ा कंजर्वेटिवली होके कह रहा हूँ, साल नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जो आएंगे। जिन्होंने 2017 में 3 साल की अगर प्लानिंग की थी तो वो तो अभी बहुत अजीब हो गया होगा उनका पोर्टफोलियो। एब्सोल्युटली यू आर राइट। उसमें आपके मार्केट को पल्स को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, पल्स हम देखते हैं, जैसे आप कह रही हैं शॉर्ट टर्म फ्यू मंथ्स का होराइजन दें। पल्स इस वक्त पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिविटी रहती रहेगी अगले 2 साल। राइट टाइम पे सही डिसीजन ले लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर लॉन्ग टर्म भी किए तो फिर मिड में भी कोई टर्न लिया जा सकता है। एब्सोल्युटली यू आर राइट। अच्छा सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं प्राइस को और अभी कौन से जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रिप्ट्स तो खैर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कौन सा जो है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा? प्राइस पर बैग अगर इजाफा हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा और अभी कोई सिनेरियो दिख रहा है? देखिए सीमेंट के जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसमें 2 किस्म के हैं। एक तो वो हैं जो सिर्फ प्योर सीमेंट्स में होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया है, दूसरे हैं कंग्लोमरेट्स। अब कंग्लोमरेट्स में वो होते हैं जिनके पास सीमेंट के अलावा भी कुछ और कारोबार है, जैसे आप लेना चाहें, तो ये बिल्कुल अलग रिस्क प्रोफाइल होती है, लेकिन दोनों बेनिफिशियरीज हैं। आपकी कम रिस्क होता है कंग्लोमरेट्स में, तो मैं एडवोकेट करूंगा उन कंग्लोमरेट्स को ही जहां पे सीमेंट के अलावा भी आपको कुछ एक्सपोजर मिलता है, वहां पे इंसान इन्वेस्ट करे। वहां पे डाउन साइड कम होती है, वहां पे करेक्शन आती भी है तो वो 5 से 10% आती है, और उसमें स्पॉन्सर्स भी ये पब्लिक नोटिस है कि अपने स्टेक्स ले रहे हैं सिग्निफिकेंट, क्योंकि उनको अगले 2 से 3 साल तक वैल्यू नजर आ रही है। सो आई वुड एडवाइज कि अमंग द सीमेंट अगर आप लें तो इसको एक प्रोपोर्शन रखें पोर्टफोलियो का, प्योर 100% स्पेक्यूलेट ना करें, ट्रेड ना करें। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने 6 महीने का 30% या कुछ इस तरीके से डिवीजन कर लें तो प्रॉपर। एग्जैक्टली। और उन सीमेंट कंपनीज में जाए, जस्ट ऐड कि जो लिक्विड भी हैं, जो शेयर्स उनके मार्केट में ट्रेडेबल भी हो सकते हैं। ऐसे ना हो कि आप ले लें फिर वो अगले 2-4 साल तक उनका। व्हाट अबाउट आईटी सेक्टर, कैसा दिख रहा है? आई थिंक आईटी सेक्टर हैज मैच्योर्ड राइट नाउ। ये जो कोरोना के बाद जो रैली आई थी, इट हैज टेकन इट टू द पीक वैल्यूएशन। यहाँ से वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले 2 साल तक परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कितनी नजर आएगी आपको प्रॉफिट का, वो आईटी के अलावा और सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ नजर आती है। न्यू इन्वेस्टर अभी आए तो आईटी को अपने पोर्टफोलियो में ना रखे। आई वुडंट एडवाइज, अगर वो मीडियम टर्म के लिए आता है, 1-2 के लिए, उसको इसी पैसों पे ज्यादा अच्छा रिटर्न और चीजों में मिल सकता है देन आईटी। दैट्स राइट। ऑटो सेक्टर वो कैसा चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे तो काफी चेंजिंग आ रही है और लोगों ने जिन्होंने राइट टाइम पे वो स्क्रिप्ट्स ले लिए थे प्रॉपरली बढ़ रहे हैं और गेम्स में जा रहे हैं। जी ऑटो सेक्टर में तो एक फिनोमिनल टर्न अराउंड आया है, बिकॉज अगर मार्च तक बात करें तो मेजॉरिटी ये इन्वेस्टी एग्ज्यूम ही नहीं कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा हमारा, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो ऑटो फाइनेंसिंग बढ़ गई है। लोगों के अंदर जो है वो गाड़ियां किस्तों पे लेने का शौक वापस आ गया है। तो इस वक्त जो प्राइस है अच्छा, वो किस्तों वाली जो चीज है तो उससे ये इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ता है जल्दी, यानी ऑटो सेक्टर से ज्यादा बेनिफिट आप समझे तो 80% जो स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट आती है वो इसकी वजह से होती है कि ऑटो फाइनेंसिंग बढ़ती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा मैच्योर हो गई है बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर। अब मैच्योरिटी का मतलब ये है कि 1-2 महीने तक आपको ऑटोज के नंबर देखें कि गाड़ियां कितनी बिकी हैं, और अगर ये अपटिक आएगा, जो मुझे लगता है आता रहेगा, फिर एक रैली फिर से बनेगी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा रनअप आ गया है, तो मेरे ख्याल है ये स्टॉक्स थोड़े कूल ऑफ पीरियड में जा रहे हैं। ये तो हो गया मार्केट रैपअप। अब हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन के हवाले से। रुपी क्या लग रहा है डॉलर के अगेंस्ट? आई थिंक रुपी इज एक्सेप्शनली स्टेबल। इंटरनेशनली डॉलर प्राइसेस जो है वो आपके हिस्टोरिकली कम हो रहे हैं, ऑलरेडी डिवैल्यूटेड 168 के जी बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूँ डॉलर इटसेल्फ पूरी दुनिया में गिर रहा है और हमारी करेंसी उस डॉलर के अगेंस्ट भी गिर रही है पिछले 3-4 महीने के अंदर।
ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ نے اسٹیبل رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی ایک اور شاک نہ لگ جائے آئل پرائسز بڑھنے کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آئے گا، ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹس میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ آ گئی ہے. ایف ٹی آئی کا آپ نے ذکر کیا شو سے پہلے بھی، ایف ٹی آئی میں بھی گروتھ آ رہی ہے. تو کرنسی ویری مچ اسٹیبل. ایکسپورٹس میں گروتھ آ رہی ہے اور خاص کر جو اوورسیز انویسٹمنٹ کے لیے میجرز دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں. جی بالکل. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ اوورسیز سے گورنمنٹ کا بڑا فوکس ہے کہ اوورسیز کے انویسٹرز کو جو ہے ایز کیے جائے. اسی لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ایک نیا انیشیٹو پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کیا ہے، جس میں آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ بیٹھے ہوں دبئی میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، آپ ڈیجیٹلی اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، چاہے اسٹاکس ہو، پراپرٹی ہو یا بانڈز ہو. تو اس سے بھی ڈالر انفلو اور فارمل چینل جو آفیشیل چینلز ہیں، حوالہ ہنڈی نہیں، وہاں سے ہمیں ریمیٹنس. Obviously وہ تو اب ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو رہی ہے، سب چیزیں ساری چیزیں جو ہے وہ آن ٹریک آ رہی ہیں، تو لوگ تو یہیں پہ جائیں گے نا. جی بالکل. پراپر چینل کے تھرو. جی بالکل، کیونکہ اس وقت کنسٹرکشن ایمنسٹی بھی ہے، پراپرٹی پرائسز بھی آن دا رائز ہے، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کو جیسے جاب لاسز ہو بھی رہے ہیں تو واپس آ کے وہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں انویسٹ کیا جائے. اچھا ارسلان، ایک ٹپ دیں اوورسیز پاکستانی کے لیے خاص کر، کیا کہیں گے کہ وہ اگر جب وہ روشن ڈیجیٹل جو ایپ ہے وہ کھولیں تو وہ کس جگہ انویسٹمنٹ کریں سب سے پہلے؟ یعنی کہ اکویٹی میں جائیں یا پھر ریئل اسٹیٹ میں جائیں، سب سے زیادہ ابھی سیف کہاں دکھتا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر لانگ ٹرم ہم ریٹرنس کی بات کریں تو اسٹاکس آر بیٹر، اینڈ ایون شارٹ ٹرم آئی تھنک اسٹاکس آر بیٹر. بانڈز میں ایڈوائز بالکل نہیں کروں گا کہ آپ 6% یا 7% پہ بانڈز میں انویسٹ کریں. تو یہ بالکل امپورٹنٹ ہے کہ اپنی رسک پروفائل دیکھیں، اپنی ریکوائرمنٹ دیکھیں اور اس کے حساب سے آپ اسٹاکس میں انویسٹ کریں اور ڈائیورسفائی کریں. اوورسیز پاکستانی کوئی آپ کی جمع پونجی ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے انویسٹ کریں تو زیادہ اچھا لانگ ٹرم. صحیح طریقے سے انویسٹ کریں. تھینک یو سو مچ ارسلان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود Thank تھے. you, کافی Natasha. ڈیٹیل انالیسس تھا. اسکرپٹ وائز ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اسپیسیفکلی سیکٹر وائز بات کرنے کی کوشش کی، کموڈیٹی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ آج کا ٹاپک آف دا ڈے تھا. اوور آل گولڈ کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بائلیٹرل ریلیشن کے بارے میں جو سب سے زیادہ ایک اہم آج کل کی نیوز چل رہی ہے اور بہت زیادہ ایک لائم لائٹ میں یہ ٹاپک چل رہا ہے. تو ہم نے آج کے پروگرام میں تمام چیزیں بالکل پراپرلی آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیا جگہ ہے اور کہاں انویسٹمنٹ کی جائے اور کتنے ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے. اجازت دیجیے، پروگرام وائنڈ اپ کرنے. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں، اس کے ذریعے کین گیو اس فیڈ بیک وچ از thistalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.